नेक्स्ट मॉड्यूल जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने लगी हूँ वो मैटरनल मेडिसिन मॉड्यूल है। मैटरनल मेडिसिन मॉड्यूल की जब मैंने अपने सीनियर से पूछा था ना, तो दो ग्रुप से, एक ग्रुप सीनियर्स का वो था जो ये कहता था कि मैटरनल मेडिसिन मॉड्यूल शुरू में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा मॉड्यूल है कि इसको पढ़ते पढ़ते और ये इतना मुश्किल है रिटेन करना कि आप जो है ना एक डिप्रेसिव मोड में चले जाते हैं और आपकी बाकी की जो है ना वो थ्योरी प्रिपरेशन इफेक्ट होती है। जबकि दूसरा ग्रुप ऑफ द सीनियर्स ये था जिनका ये ख्याल था कि मैटरनल मेडिसिन इतना बड़ा एक टॉपिक है कि जब वो आपका कवर हो जाता है शुरू में, तो आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन आ जाती है कि यार मेरा एक कितना बड़ा टॉपिक कवर हो गया है, तो आप अपनी बाकी की जो प्रिपरेशन है ना वो बहुत अच्छी कर लेते हो। ठीक है, तो बेसिकली जो मेरी फ़र्स्ट अटैम्प्ट थी उस अटैम्प्ट में सेम इसी तरह से था कि मैं फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट ही मैटरनल मेडिसिन से कर लिया और मैं एक डिप्रेसिव मोड में चली गई। लेकिन अपने सेकंड प्रेप में मैंने सबसे पहले मैटरनल मेडिसिन मॉड्यूल को किया था। उसकी वजह यह है कि इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस और एपिलेप्सी, ये वो चीज़ें हैं जो हम अपनी ट्रेनिंग के दौरान देखते हैं और हम इन्हें बहुत ज़्यादा मैनेज भी करते हैं। ठीक है, तो फिर इस मॉड्यूल को करना मुझे कंपैरेटिवली आसान लगा था एज़ कम्पेयर टू, मैं हमेशा लेबर और मैटरनल मेडिसिन मॉड्यूल से स्टार्ट करती हूँ। वो चीज़ें जो हम अपने 4 साल की ट्रेनिंग में करते हैं, और मैं प्रेफर करती हूँ कि हम यूरोगाइनी को, कॉन्ट्रासेप्शन को और कार्सिनोमास को एंड में पकड़ें जिनको हमने नहीं देखा होता, क्योंकि उनको समझने में हमें भी थोड़ा टाइम लिया जाता है। इसी तरह बिल्कुल जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने हर मॉड्यूल्स को टॉपिक वाइज डिवाइड करो, इसी तरह आप अपने मैटरनल मेडिसिन के मॉड्यूल को डिवाइड करोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें सीएनएस मैं आपको पहले नहीं बताती, आप डर जाओगे सीएनएस से पहले। देखो इसमें हाइपरटेंशन की नाइस गाइडलाइन है, इसी तरह जो आपके डायबिटीज़ है वो नाइस गाइडलाइन मौजूद है। ठीक है, और ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ मेलाइटिस, जो आपने अपनी ट्रेनिंग के दौरान अपने लॉन्ग केसेस भी दिए होते हैं, तो आपने ईवीएम से भी पढ़ी होती हैं, ड्यूहर्स से भी पढ़ी होती हैं, बल्कि आप इन्हें ऑलरेडी अपने वाइवा की बुक्स में से भी पढ़ चुके होते हो, तो आपको इसकी बहुत अच्छी इनहाउ होती है। तो जब अब आगे मैं ये कहूँगी कि आप एसओजीपी की, प्लीज़ एसओजीपी की एनीमिया की गाइडलाइन, एसओजीपी की डायबिटीज़ की गाइडलाइन और एसओजीपी की मिस कैरेजेस की गाइडलाइन, प्लीज़ काइंडली इसको मिस मत करना। ठीक है, तो आप इनके साथ साथ नोट्स बनाते जाओगे। हाइपरटेंशन और जीडीएम से अपार्ट जो बाकी चीज़ें हैं जिनमें हमेशा प्रॉब्लम आती है, मैं यहाँ पे उनको डिस्कस करने लगी हूँ। ठीक है, जीआईटी से रिलेटेड इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस और प्रेगनेंसी की बहुत अच्छी गिनटो गाइडलाइन आई है। दूसरी चीज़ जो जीआईटी में इंपॉर्टेंट है वो हेपेटाइटिस है। जब मैंने फर्स्ट टाइम डॉक्टर हीरा का थ्योरी का कोर्स लिया था तो उन्होंने हेपेटाइटिस बहुत अच्छे कवर करवाए थे, और सेकंड टाइम में मैंने इसमें खासतौर पर हेपेटाइटिस बी और सी को टेस्ट किया जाता है। तो मैंने हेपेटाइटिस फिर नाइस की गाइडलाइन खोल के ना, नाइस ने मेडिसिन की उनकी हेपेटाइटिस की गाइडलाइन है, वहाँ से हेपेटाइटिस के अपने पूरे नोट्स बनाए थे जो कि इस रजिस्टर में मौजूद हैं। सो मेरे पास वो तमाम हेपेटाइटिस के नोट्स हैं। रेस्पिरेशन में आपने एस्थमा का जस्ट टॉक करना है और बाकी सारी रेस्पिरेशन आपकी ईपीएम से मोर देन इनफ है। एनीमिया जब मैंने थ्योरी पढ़ी थी तो मैंने डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन की थी, यूके की गाइडलाइन की थी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की गाइडलाइन की थी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की गाइडलाइन आपकी मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो जाती है, वो आपकी स्पेसिफिकली ड्यूरिंग जब आप एपीएच, वीपीएच और प्लेसेंटा एक्रेटा स्पेक्ट्रम सिंड्रोम पढ़ते हो तो उसके साथ भी रिपीट हो जाती है। लेकिन अब मैं आपको कहूँगी कि 3 मंथ्स जब एग्ज़ाम में हैं जाने के लिए, तो रादर देन ये कि आप डब्ल्यूएचओ और यूके की गाइडलाइन पे टाइम स्पेंड करो, आप सिर्फ और सिर्फ एसओजीपी की गाइडलाइन पढ़ के ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन प्रेगनेंसी की गाइडलाइन कर लो जो यूके की है। ठीक है, प्लेटलेट्स आपने ईबीएम से करने हैं और प्लेटलेट का एक टॉग है वहाँ से लाजमी करने हैं। रेड ब्लड सेल से रिलेटेड आपकी हेरिडिटी डिसऑर्डर्स की ग्रीन टॉप गाइडलाइन है, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया की ग्रीन टॉप गाइडलाइन है, दे आर मोर देन इनफ। ठीक है, रीनल से रिलेटेड ईबीएम और ड्यूहर्स में लाजमी करना है, रीनल ड्यूहर्स में अच्छा दिया हुआ है। इसके अलावा एक्यूट किडनी इंजरी का टॉग है वो करना है। उसके बाद आ जाते हैं हम हार्ट्स जो हैं, हार्ट्स आपने ड्यूहर्स से लाजमी पढ़ने हैं और आपने कैथरीन नेल्सन प्रिस्टलर से लाजमी पढ़ने हैं और आपने डॉक्टर मुबशर के नोट्स लाजमी करने हैं। ये 3 चीज़ें आपने हार्ट के लिए मिस नहीं करनी, चाहे आप एमआई और कार्डियोमायोपैथी का टॉक कर दें मिस, मैंने वैसे वो भी किए थे। एक्चुअली ये वो चीज़ें हैं जो आपने कभी नहीं पढ़ी होती, आपको इनकी पेशेंट की मैनेजमेंट नहीं आती, लेकिन ये चीज़ें आपको मिलेंगी यहीं से। इसी तरह जब आप हार्ट करते हो और सीवीएस की सारी चीज़ें करते हो तो यहाँ पे आ जाती है थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस। थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस को मैंने इसलिए सेपरेटली कर दिया कि ये मैंने ऊपर डीवीटी लिखा हुआ है, डीवीटी की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के साथ ही यूके की थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस की अपनी गाइडलाइन है जिसमें वो ब्रिजिंग थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस भी बताते हैं कि आपने विदिन 72 आवर्स किस तरह से हेपरिन को स्टार्ट करना है, डिपेंडिंग अपॉन अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है। अगर वो अनकॉम्प्लिकेटेड नॉर्मल डिलीवरी है तो उसके 6 आवर्स के बाद आप थेरेप्यूटिक डोज ऑफ प्रोमोलिकुलर वेट हेपरिन स्टार्ट कर सकते हो। अगर वो कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर आप 12 आवर्स बाद स्टार्ट करते हो।
और अगर वो लोग जिनको कि हम थेराप्यूटिक डोज नहीं दे रहे होते, सॉरी ये मैं प्रोफाइलैक्टिक डोज की बात कर रही हूँ, वो जिनको हम थेराप्यूटिक डोज देनी होती है उसका हम वे करते हैं रिस्क बैलेंस पीपीएच का, और ये और फिर हमने एटलीस्ट विद इन 24 आवर्स हेपरिन स्टार्ट करवानी होती है। और फिर जब हम उसको स्टार्ट करवाते हैं तो 12 घंटे गुजरने के बाद हम उसको वारफिन के साथ ब्रिज करना स्टार्ट करते हैं। तो ये तमाम आपकी उस यूके की गाइडलाइन में, और फिर हम उस वक्त तक उसको वारफिन के साथ एटलीस्ट वो 48 to 72 आवर्स लाजमी करते हैं ओवरलैप। इस दौरान वारफिन, क्योंकि वारफिन का मैकेनिज्म ऐसा होता है कि उससे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, और उसने 2, 7, 9, 10 जो हमारे होते हैं कॉकुलेशन फैक्टर्स, उन फैक्टर्स को बेसिकली स्टॉप करना होता है। उन फैक्टर्स को स्टॉप करने के लिए वारफिन थोड़ा लंबा टाइम लेती है, और उसके लिए उसका आईएनआर मेंटेन करना होता है, इसलिए हम उसको ब्रिज कर रहे होते हैं विद हेपरिन। तो ये सारी चीज़ें जब मैं पहले अपने सीनियर्स को बोलते हुए देखती थी, लड़कियों को इनके एमसीक्यू सॉल्व करते हुए देखती थी, मैं कहती थी पता नहीं ये कहाँ से लेती है। बाद में मुझे पता चला एक्चुअली चीज़ें सब हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, हम लोग तो इतना अच्छा इस फील्ड में नहीं एक्सप्रेस कर सके जितना अच्छा यूके कर रहा है। हर चीज़ की गाइडलाइन मौजूद है, आपने जस्ट आइडेंटिफाई करके उनको पढ़ना है और अपनी स्किल बेहतर करनी है, ठीक है। तो ये वो ब्रिजिंग प्रोफाइलैक्सिस की गाइडलाइन है यूके की, वो है, और डीवीटी की गाइडलाइन है। इसी तरह हार्ट, जब तक आप कैथरीन नेल्सन प्रीस्ले से और ड्यूहास से नहीं पढ़ते, हार्ट का चैप्टर बीएबीएम में बहुत गंदा है, पढ़ो ना पढ़ो कोई फ़ायदा नहीं उसका। जब आप इसको ड्यूहास से कर लेते हो और कैथरीन नेल्सन प्रीस्ले से अपने नोट्स बना लेते हो, तो एट द एंड आपने सिर्फ डॉक्टर मुबशिर के नोट्स पढ़ के देखना है कि मेरी कोई चीज़ मिस तो नहीं हुई। और आई एम बेट श्योर कि अगर आप इसको ड्यूहास से और कैथरीन नेल्सन प्रीस्ले से इसके नोट्स बनाते हो तो डॉक्टर मुबशिर के नोट्स में चीज़ें कम लिखी हुई आपके पास ज़्यादा आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हार्ट आपका वहाँ से कवर हो जाता है। उसके बाद आ जाता है ऑटोम्यून। ऑटोम्यून में 3 चीज़ें आती हैं, SLE, रूमेटाइड एंड APLS। जो रूमेटाइड आर्थराइटिस है उसके लिए EBM मोर देन इनफ है। APLS की अपनी गाइडलाइन है, और APLS आपने कैथरीन नेल्सन से लाजमी पढ़ना है, और इसी तरह SLE भी कैथरीन नेल्सन से पढ़नी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास एक साइट थी MRCOG की, तो उस साइट के ऊपर ये MRCOG के नाम से बहुत अच्छे नोट्स है, उसमें SLE के बहुत अच्छे नोट्स है, मैंने वो प्रिंट करवाए थे। इसी तरह पोस्टमार्टम के जितने इश्यूज़ हैं वो तमाम तर इश्यूज़ आपकी ड्यूहस और EBM से कवर हो जाते हैं, एक्सेप्ट परप्यूरियल साइकोसिस, उसका अपना एक टॉक है जो कि पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और मेंटल डिसऑर्डर आपके ड्यूहस में ज़्यादा अच्छे दिए हुए हैं एज़ कम्पेयर टू EBM के। अब ये सारा आपका मैटरनल मेडिसिन का मॉड्यूल है। पढ़ने का आपको मैंने इसका तरीका बता दिया कि आपकी मर्ज़ी है कि आप किस ग्रुप में आते हैं, उस ग्रुप में जो कि आपको खुशी हो कि मेरा एक इतना बड़ा जंग ख़त्म हो गया, या उस ग्रुप में कि जो कि एक डिप्रेसिव मोड में चला जाता है कि यार ये मैंने क्या स्टार्ट कर दिया। सो ये हमारा मैटरनल मेडिसिन का मॉड्यूल है। ये देखने में इतना छोटा मॉड्यूल है, एक्चुअली ये इतना मोटा मॉड्यूल है कि ये उसने 3 करके प्रिंट किया था, बाकी 2 जो हैं वो वहाँ मेरी स्टडी टेबल के अंदर खुट्टे लाइन पड़े हुए हैं जायमाज के नीचे। तो मैंने कहा मैं आपको ज़ुबानी बता देती हूँ, आधा दिन ये कि उनको नीचे से निकालूँ। तो ये सारी इसकी प्रिंटिंग है, ये आपने पढ़ना है, लाजमी पढ़ना है। इसके देखिए मैंने इसका कोई टोग नहीं छोड़ा हुआ पढ़ने वाला। और ये बीच में जो है ये EMRCOG के उस साइट के नोट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ इंट्राहेपेटिक, ये देखें EMRCOG, ठीक है। इसमें एक्यूट किडनी इंजरी के भी बहुत अच्छे नोट्स थे, और इसमें बहुत अच्छे, ये देखें SLE के नोट्स भी बहुत अच्छे हैं, हेडेक के नोट्स भी बहुत अच्छे थे। तो ये बहुत अच्छा मुझे वहाँ से मिल गया इन्फॉर्मेटिव, और फिर मैंने इसमें अपने नोट्स एट द एंड बना लिए। सो ये आपका हो गया मैटरनल मेडिसिन का मॉड्यूल। अब जो लास्ट 2 मॉड्यूल्स मैं डिस्कस करने लगी हूँ वो है यूरोगाइनी एंड मेनोपॉज के मॉड्यूल। मेनोपॉज से रिलेटेड मैं चलो मैं ये आपको नेक्स्ट में बताती हूँ। और ये 8:30 मिनट हो गए, ये वीडियो फिर अपलोड नहीं होगी।